नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। वक्त दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और बारिश के इस मौसम में यूपी का तापमान थोड़ा नीचे गिरा है, लेकिन प्रदेश की सियासत का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब से यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई, तब से प्रदेश बीजेपी में कुछ तो सही नहीं है। आज बुलेटिन में प्रदेश बीजेपी में मची खलबली की ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रदेश बीजेपी के उन दो दिग्गजों के बयान दिखाते हैं जिनके आमने सामने आने के बाद से बीजेपी का अंतर्कलह खुलकर सामने आ गया। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता मध्य देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो आपने दोनों स्टेटमेंट सुन लिए। अति आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा कहकर क्या संदेश और संकेत देने की कोशिश की, इसी को लेकर के दरअसल यूपी से दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, 14 जुलाई को हुई यूपी कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। मीटिंग में जेपी नड्डा ने हर नेता की सुनी बात। दिल्ली में 16 जुलाई को फिर नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। 16 जुलाई को दिल्ली में भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचकर जेपी नड्डा से मिले। यूपी बीजेपी अध्यक्ष करीब 60 मिनट तक नड्डा के साथ रहे। अब इन मुलाकातों के बीच इसके अगले ही रोज यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को तलब किया। एक बैठक बुलाई गई। हालांकि कहा यह गया कि जो आने वाले उपचुनाव हैं, इसको लेकर के पार्टी ने एक लक्ष्य तय किया है कि 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाएं। लेकिन इस दरमियान कई ऐसी मुलाकातें और मीटिंग्स जो हैं वो चर्चाओं के केंद्र में आ गई और लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में ऑल इज नॉट वेल। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव भी लगातार यूपी की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो सियासत है, उस पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इस बीच यूपी बीजेपी में अंतर्कलह की जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं, एक बड़ी अपडेट ये कि चुनाव नतीजों पर आला कमान को एक रिपोर्ट सौंपी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। आला कमान को चुनाव नतीजों पर एक रिपोर्ट सौंपी गई है उनके द्वारा। बताया जा रहा है 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है, जिसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा को सौंपा है। रिपोर्ट में 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक क्या रहा, उसका समावेश किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है। अपनी सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर के भूपेंद्र चौधरी ने इनसे विस्तृत चर्चा की है। तो देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली दौरे पर रहे, डिप्टी सीएम भी दिल्ली दौरे पर रहे। इससे पहले कार्यसमिति की जो बैठक हुई, उसमें जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आई और कुछ खास शब्दों का चयन करके एक तरीके से जो एक यहाँ पर मसला खड़ा हो गया कि क्या यूपी में सब कुछ ठीक ठाक है, यूपी में बीजेपी में अंदरूनी कलह
खुल करके सबके सामने जाहिर होती नजर आ रही है। विपक्ष भी इस पर चुटकी ले रहा है। इसी बीच जो नतीजों के बाद से तमाम डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस यूपी में राम मंदिर का अस्तित्व होने के बावजूद बीजेपी की इतनी खराब स्थिति देखने को मिली, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या कुछ बदलाव होंगे? इन तमाम कयासों के बीच में ये मुलाकातें कहीं ना कहीं इन तमाम अटकलों को और बल देती नजर आ रही हैं कि कुछ तो है। अब ये कुछ क्या है, इसी का अंदाजा लगाना है या वक्त का इंतजार करना होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। हार की वजह क्या, ये समझिए। राजपूत समाज की नाराजगी, संविधान पर बीजेपी नेताओं की जो टिप्पणियां रहीं, जो प्रतिक्रियाएं रहीं, जल्दी टिकट बांटने का जो जोश था, क्या ये भी हार की वजह बना? कार्यकर्ताओं में गुस्सा ज्यादा था और जोश की कमी देखी गई। कोर वोटर्स के हजारों नाम काट दिए गए। अग्निवीर योजना को लेकर के भी यूपी में नाराजगी थी और इसका भी खामियाजा नतीजों के रूप में सामने देखने को मिला। बीएसपी के कोर वोट में कमी आई, अधिकारियों की मनमानी, नौकरियों के पेपर लीक की भी जो लगातार खबरें आती रही, वो भी कहीं ना कहीं हार का कारण बनी। पुरानी पेंशन को लेकर के लोगों की अपेक्षाएं और सरकार की पॉलिसी इसके विपरीत, ये भी लोगों की नाराजगी का सबब बनी और इसके चलते बीजेपी के जो नतीजे थे वो अपेक्षित नहीं रहे। आपको बता दें, जो हार की वजह रही, इन तमाम विषयों को लेकर कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। 40,000 कार्यकर्ताओं की ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट, उनका फीडबैक 15 पन्नों में उसे कंपाइल किया गया और उन 15 पन्नों की रिपोर्ट जो है बीजेपी अध्यक्ष को भूपेंद्र चौधरी द्वारा सौंपी गई। उसमें कई विषय हैं, क्योंकि कहा गया अग्निवीर योजना की वजह से यूपी में बीजेपी को इस तरह के नतीजों का सामना करना पड़ा। राम मंदिर होने के बावजूद इस तरह की चीजें हुई। तो किसी ने ये कहा कि देखिए जनाब, आप जो बुलडोजर एक्शन चला रहे थे, इससे भी आम जनमानस में बीजेपी के विरुद्ध जो है एक वेव देखने को मिली और वो नतीजों में और उनके वोट्स में रिफ्लेक्ट हुई है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी बीजेपी में मचे कलह में अब तक हुआ क्या क्या है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ वापस लौट गए। मोदी शाह की 2 घंटे की मुलाकात, मोदी से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात, शाह और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात, उपचुनाव की तैयारी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल से इस बीच योगी की मुलाकात। अखिलेश यादव को तो जैसा कि हमने पहले भी कहा, बैठे बिठाए मौका मिल गया है और देखिए सोशल मीडिया पर भी वो बाकायदा एक फ्रंट खोल के बैठ गए हैं। बीजेपी को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र पर भी कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यूपी में सत्ता के शीर्ष में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं। क्या ये शीर्ष योगी आदित्यनाथ के रूप में तब्दीलियों में बदलकर किसी और चेहरे को काबिज करने के लिए तैयार है, ये समझना होगा, क्योंकि इशारों में अखिलेश यादव ने मॉनसूनी सीजन 100 लाइए और सरकार बनाइए जैसे जो ट्वीट्स किए हैं, उससे इन तमाम कयासों को और बल मिलता दिख रहा है। इस बीच उपचुनाव के लिए मंत्रियों के सुझाव, कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान करें अवसर, ये तमाम चीजें जो हैं वो सजाई गई हैं, बताई गई हैं कि किस तरीके से उपचुनाव में आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं। मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पर भी विचार किया जाना चाहिए, जो इन चुनावों में बहुत कम देखने को मिला और कहीं कहीं तो दिखा ही नहीं। सिफारिश नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट पर टिकट दिया जाए कैंडिडेट को। मंत्री अपने इलाके में पहुंच करके वक्त बिताएं। ऐसा ना हो कि आपने हवाई एक रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट को आला कमान को बता दिया, उसके आधार पर कैंडिडेट का चयन हुआ और फिर वो नतीजों में जब हार के रूप में सामने आता है तो फिर आप बाद में पछतावा करें या फिर उसकी समीक्षा करें। समय रहते चेतें, आप ग्राउंड रिपोर्ट्स पर रिलाय करें, आप खुद जमीन पर उतरें और उस रिपोर्ट की जो प्रामाणिकता है उसको भी जांचें परखें। और तो और एक महत्वपूर्ण चीज जिसको इन चुनावों में बीजेपी भुला बैठी थी, वो मुस्लिम चेहरे का चयन। मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी मैदान में उतारिए, तभी पार्टी को फायदा होगा। 10 आउट ऑफ 10 अगर स्कोर करना है तो इस फॉर्मूले पर आपको विचार करना होगा। अब जब यूपी प्रदेश बीजेपी में अंतर्कलह मची हो तो विपक्ष शानदार मौके को भुनाने से कैसे छोड़ सकता है। बस समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सियासी मैदान में उतर गए हैं, बीजेपी पर जोरदार सियासी हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। कुर्सी के लिए सिर्फ टॉवल, वो ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार कमजोर पड़ गई है।
आपस में लड़ रही है। और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है, ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हो उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। ये फैसला स्थगित नहीं होना है, तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार कमजोर पड़ गई और जिस तरीके से सरकार में अंतर्कलह है, यूपी बीजेपी में अंतर्कलह है, उसको भरसक भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के इस हमले का जवाब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया। केशव प्रसाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन भी है, सरकार भी है। समाजवादी पार्टी का पीडीए धोखा है। यूपी में सरकार के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। अब बियॉन्ड द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स भी अगर आप इसे रीड करें तो केशव प्रसाद मौर्य हालांकि अखिलेश यादव को पलटवार करते हुए जवाब दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2 वर्षों का जिक्र किया है। 2027 जब अगला विधानसभा चुनाव राज्य में होगा, वहीं 2017 के नतीजे। हालांकि ये भी हकीकत है कि इससे पहले भी भाजपा ने यूपी में 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसका जिक्र वो नहीं कर रहे हैं, वो 2017 गिना रहे हैं। क्यों? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में बीजेपी की बागडोर थी और उन नतीजों के साथ 2027 की तैयारी और मैदान में अखिलेश यादव को चुनौती देते दिखाई दिए केशव प्रसाद मौर्य। तो ठीक है, बीजेपी की तरफ से इस अखिलेश यादव के वार का पलटवार भी देखने को मिला। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां मोर्चा संभाला। यूपी में चल रही सियासत के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आया, जिसमें अखिलेश यादव सीधा ऑफर देने की कोशिश की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। जाहिर है अखिलेश का सीधा बयान यूपी की सियासत में फेरबदल से जुड़ा हुआ है। सियासी सूत्रों की माने तो अखिलेश का सीधा ऑफर है कि कोई भी बीजेपी नेता 100 विधायकों का समर्थन अगर जुटा लेता है तो समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है। अखिलेश के इस ऑफर को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। अब इस ऑफर को दरअसल किसके लिए उनके द्वारा पोस्ट किया गया, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जानकार इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने आला कमान से कुछ इच्छाएं जताई, शायद प्रदेश में बीजेपी की कमान को लेकर के या सत्ता के लेवल पर कुछ परिवर्तन होते हैं, ये भी समझना होगा। अनुज कुमार मेरे सहयोगी लखनऊ से और कमलेश मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी में ऑल इज वेल या ऑल इज नॉट वेल। कमलेश, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य और दिल्ली पहुंचने के बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। यहां पर इसके बाद में भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे, जेपी नड्डा से मिले, अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। क्या यूपी में कुछ तब्दीलियों के संकेत आप पढ़ पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं? चूंकि मनमाफिक रिजल्ट नहीं आया है और उस मनमाफिक रिजल्ट नहीं आने के बाद
और आप जो देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वो सार्वजनिक रूप से ऐसी बीजेपी की परंपरा कभी नहीं रही। और जब भी इस तरह की बातें होती बंद दरवाजों में होती है, लेकिन कभी ऐसे नेता जो सत्ता में हो वो एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाते। खासकर मैं जिक्र कर रहा हूँ डिप्टी सीएम केशव मौर्य की। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पार्टी आलाकमान काफी चिंतित है। और परसों जब केशव मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी इसी बीजेपी दफ्तर में, तो केशव मौर्य को साफ साफ हिदायत जेपी नड्डा के द्वारा दी गई थी कि आप इस तरह की बयानबाजी सार्वजनिक रूप से नहीं करें। इसके बावजूद बयानबाजी हो रही, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय न केवल बीजेपी हाईकमान के लिए बल्कि यूपी के लिए भी। लेकिन जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हुआ है उसमें यह है कि जिस तरह से पार्टी की आप कह सकते हैं एक तरह से हार हुई यूपी में, उसके बाद जो हार का ठीकरा किसी ने किस पर फोड़ा जाना असंभावी है। और इसके लिए जो कोर्स करेक्शन है वो भी तय है। कोर्स करेक्शन के रूप में सरकार में जो शीर्ष नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इतना तो तय है। लेकिन सरकार में कुछ मंत्रियों को संगठन में वापस भेजा जा सकता है, कुछ को जिम्मेदारी दी सकती है। चूंकि इसलिए कि लोकसभा चुनाव में सभी मंत्री जो थे सभी को एक एक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी दी गई थी, प्रभारियों की जिम्मेदारी दी गई थी। और इस बार भी जो 10 उपचुनाव होने वाले उसमें भी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, तो उनकी भी भूमिका तय होगी। इसके साथ उनकी भूमिका भी तय होगी जिनके कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी को हार हो रही, यानी वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, उनके कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी की हार, उनकी जिम्मेदारी भी तय होगी। तो आप यकीन मानिए कि ये जो हल्ला गुल्ला आप देख रही हैं, ये कोर्स करेक्शन के बाद अपना अपना पोजीशन मजबूत करने की तैयारी है और कहीं ना कहीं आलाकमान पर दबाव डालने की तैयारी है। उसका ये एक पृष्ठभूमि है। अभी देखना ये होगा कि जब ये 10 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आता है, उसके बाद पार्टी हाईकमान किस तरह से वहां कोर्स करेक्शन करती है। इतना तो तय है, जो जानकारी मिल पी है कि ऊपर से शीर्ष नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीचे कैसे परिवर्तन करते हैं। और जो 8-10 पॉइंट आपने गिना है, हालांकि जो रिपोर्ट दी गई है वो बिल्कुल सार्वजनिक है, उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अप्रत्याशित बातें हैं। सभी बातें सार्वजनिक डोमेन में है। सरकार और संगठन में तालमेल नहीं होना, कार्यकर्ता का उदासीन होना, पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं करना, ये तमाम बातें पब्लिक डोमेन में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में नहीं कही गई है वो ये है कि पहले फेज में जो 53 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन की घोषणा की गई थी, उसमें से तकरीबन 40 उम्मीदवार हार जाते हैं। और ये कहा जाता है कि वो प्रदेश नेतृत्व के बिना ही वो टिकटें बांटी गई यहाँ की केंद्रीय नेतृत्व और कुछ राज्य नेताओं के की सहमति से। तो उस पर कुछ नहीं कहा गया कि जो सीट जो कैंडिडेट का सिलेक्शन था वो पुअर था, उसको कोर्स करेक्शन करना चाहिए। उस बात का उल्लेख इस रिपोर्ट में कहीं नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये पूरी हाईकमान के संज्ञान में है और खुद प्रधानमंत्री अपने लेवल पर इसको देख रहे हैं। और ये जानकारी मिली है कि उपचुनाव के बाद वहां कोर्स करेक्शन होगा और व्यापक रूप से कोर्स करेक्शन होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। अनुज भी मेरे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अनुज, 2-3 चीजें हैं जिस पर मैं आप चाहूंगी कि आप उस पर प्रकाश डालें। पहली चीज ये कि योगी आदित्यनाथ ने जब समिति की बैठक हुई उसमें क्लियरली कहा कि बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके मायने लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा कि चाहे कोई भी नतीजे हो हम बैकफुट पर नहीं जाएंगे और बाउंस बैक करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को जो ये कहते दिखाई दे रहे थे या ये एक्सक्यूज था कि विपक्ष की तरफ से यहां पर एक नरेटिव सेट किया गया और हम उस नरेटिव को पार नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के मैसेजेस आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष जब एक नैरेटिव सेट कर रहा था तो आखिर आप उसका जवाब देने में फेल क्यों हुए, कैसे हुए? कमी तो हमें समझनी होगी कि गलतियां हमसे भी हुई हैं। अति आत्मविश्वास के साथ में इस शब्द को आगे उन्होंने इलैबोरेट किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्टता के साथ कहा कि कुछ चयन गलत हुए, कुछ फैसले गलत हुए और हम ओवर कॉन्फिडेंट थे राम मंदिर के बाद में। नतीजा हमें दिखाई दे गया जब चुनाव के नतीजे सबके सामने आए। यहां मुख्यमंत्री का स्टैंड बहुत क्लियर है कि उनके तेवर अभी भी कम नहीं है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और फिर वो जिस तरीके के संकेत और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो पार्टी जो अब तक ये कहती रही थी कि हम इंटरनली तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं, आज सार्वजनिक रूप में उनके कॉन्फ्लिक्ट सामने आ गए हैं और विपक्ष उसको भरसक भुनाने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से आपने पूरी रिपोर्ट दिखाई तो विशेष तौर पर आपने हर एक रिपोर्ट की बारीकी बताई, हर एक मूवमेंट की बारीकी बताई, बैठकों के दौर को लेकर जो उसकी खबरें थी दर पदर आपने लोगों को तो समझाया, पर सबसे बड़ी बात आपने जो बताई कि अति आत्मविश्वास वर्सेस सरकार से बड़ा संगठन होता है। इसी दो मूवमेंट और इन्हीं दोनों वर्ल्डों के साथ यूपी का जो तापमान और टेम्परेचर और सियासी जो भूचाल आप देख रही कि यूपी से लेकर दिल्ली दरबार तक नेताओं का आना जाना और बैठकों का दौर लगातार शुरू था, क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं यूपी के सियासत में बड़ा मैटर करता है और ये पारा इसीलिए हाई हुआ कि आखिर कहीं कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है। पर देखिए योगी आदित्यनाथ यूपी के बिग बॉस हैं और यूपी के चीफ मिनिस्टर है, तो जाहिर तौर पे उनके जिम्मेदारी तय होती है और उनका नेतृत्व पे कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर चीज के लिए जाने जाते हैं कि अपनी जमीनी कागजी कार्रवाई के लिए। तो अब ये है जो ये दो शब्द आत्मविश्वास वर्सेस सरकार से बड़ा संगठन, इन्हीं दो शब्दों में कई सारे मायने हैं, क्योंकि जब लोकसभा की 80 सीटों में से जब चुनाव हुए और जो नतीजे जो अप्रत्याशित तौर पर आए, तो उसके बाद से लगातार सरकार या संगठन दोनों समीक्षा बैठक कर रहे थे, आला अधिकारियों के साथ मीटिंग चली कि आखिर हमारी सरकार की ओर से कहां हमारी कमी रह गई या हमारी योजनाएं वहां धरातल तक नहीं पहुंच पाई। वो रिपोर्ट उनके तक पहुंची, संगठन ने अपनी एक और अलग रिपोर्ट तैयार करी, जिस रिपोर्ट को 80 लोकसभा सीटों में 40,000 कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर 16 पन्ने की रिपोर्ट जो बीते आला कमान को सौंपी गई है देर रात तक, यानी अमित शाह और जेपी नड्डा को जो सौंपी गई रिपोर्ट, उस रिपोर्ट पर आधार ही ये बताया गया कि आखिर ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ था आखिर हमारी इतनी कड़ी हार कैसे हुई और वोट फीसदी, यानी बताया जो 6 जोन होते हैं, यानी वृद्ध हो गया, पश्चिमी हो गया, मध्य हो गया, तो उसमें प्रति 8% का जो वोट बैंक है वो कैसे कम हुआ। तो उसमें माना जाता है कि इधर के अयोध्या मंडल के कुछ क्षेत्र थे और कुछ ऐसे वृक्ष क्षेत्र थे जिसमें कि खासी जो प्रदर्शन था बेहद खराब था, जिसके कारण ये हार का सामना करना पड़ा। कुछ फैसले खराब रहे और कुछ ऐसी चीजें जिसे आप टाल नहीं पाए, उसकी वजह से यूपी में नतीजे आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं देखने को मिले। अब 10 उपचुनाव होने वाले हैं सीटों पर, उसके नतीजे क्या रहते हैं और उसको लेकर के जो फैसले किए गए, क्या वो उन फैसलों से अलग है, पैटर्न अलग है, इसको भी देखना होगा। और उनके रिजल्ट जब आते हैं उसके बाद मुमकिन है कि आला कमान कोई बड़ा फैसला ले सकेगा। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार यूपी की सियासत में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कटाक्ष किए जा रहे हैं, विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया है। बहुत शुक्रिया कमलेश और अनुज विस्तार से तमाम स्थितियों का आकलन करने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को एक किस्सा याद दिलाएंगे 2021 का, जब ऐसी ही कुछ हवा तब भी बनी थी और यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि योगी को बदल दिया जाए। लेकिन फिर एक तस्वीर आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी योगी के कंधों पर हाथ रखते हुए उनसे बात करते हुए निकले और वहां से जो एक मैसेज गया था, उसके बाद नतीजे 2022 में भी हमने चुनाव में देखे थे, जब यूपी और योगी ने बहुत बेहतर किया था। इस खास पेशकश में इतना ही। देखना यह होगा कि यूपी की सियासत यहां से आगे कहां बढ़ती है। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।